अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि ब्लड सेल्स या इम्यून सेल क्या होते हैं, इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, कहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होगी और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अडल्ट के अंदर ब्लड सेल्स या इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। और बोन मैरो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है उसको हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो ये हमारे पास क्या है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये ऐसा सेल होता है जिसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी के जितने भी ब्लड सेल हैं किसी में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। और ये क्या होता है? एक एडल्ट स्टेम सेल होता है। ये क्या होता है? एडल्ट स्टेम सेल। इसी तरह कुछ होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी होते हैं। ये ऐसे सेल होते हैं, ये हमारी बॉडी के किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। मसलन जैसे ये लिवर सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लिवर के सेल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, आई के सेल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, किडनी के सेल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी हमारी बॉडी के जितने भी सेल होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेल होंगे सबको ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या इनको हम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। लेकिन जो एडल्ट स्टेम सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मसलन जैसे मैंने बताया कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल वो क्या है? एडल्ट स्टेम सेल है। तो ये जस्ट हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होंगे उनको ही प्रोड्यूस करवा सकता है। तो ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये आई के सेल प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, किडनी के सेल प्रोड्यूस नहीं करवा सकता, जस्ट क्या करेगा? ब्लड सेल्स ही प्रोड्यूस करवाएगा। तो इसको हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के कोई भी सेल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन जो एडल्ट स्टेम सेल हैं उसकी एग्जांपल है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के स्पेसिफिक सेल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स। और ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं इनकी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी भी बहुत स्ट्रांग होती है। मसलन अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, एक हम माइस मॉडल लेते हैं और उसमें हम 100% में से 95% हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो 5% जो रिमेनिंग होंगे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल उनमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो इन 95% को दोबारा से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और इनकी जो सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं BMI। BMI बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि इसकी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि इनकी चंद अमाउंट होती है बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की, लेकिन ये इनका जो प्रोडक्शन रेट या सेल्फ रिन्यूअल इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि ये हमारे जितने भी ब्लड सेल हैं उन सबको इफेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल किसी भी हमारी जो ब्लड सेल है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? दो टाइप के प्रोजेनिटर सेल में ये कन्वर्ट होते हैं। एक जो होता है प्रोजेनिटर सेल उसको हम कहते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। तो ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसी तरह इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी सेल्फ रिन्यूअल में जो इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो होता है BMI। तो जब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अमाउंट कम होगी, और एक और होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे हम कहते हैं GATA2, इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो अब क्या होगा? ये डिफरेंट टाइप के जो हैं प्रोजेनिटर सेल, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल या कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब इसकी जो है सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। अब ये अपने आप को सेल्फ रिन्यू नहीं कर सकता। अब ये फर्दर आगे डिफरेंशिएट होगा और एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लड सेल प्रोड्यूस करवा देगा। पहले हम देखेंगे कि कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल जो हैं इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, यानी इससे कौन कौन से सेल फर्दर प्रोड्यूस होंगे, और फिर हम देखेंगे कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल से किस तरह से आगे फर्दर सेल प्रोड्यूस होंगे। तो जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल होते हैं ये मेजरली हमारा इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है उसके सेल्स ये प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है।
और जो कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल होते हैं, इससे मेनली जो होते हैं सेल प्रोड्यूस होते हैं वो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, लेकिन कुछ इनेट इम्यून जो सिस्टम है उसके भी सेल प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल है वो सिर्फ और सिर्फ अडॉप्टिव इम्यून सेल्स जो है वही प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। ये इनेट इम्यून सेल्स भी प्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है इससे जितने भी सेल प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इससे कोई भी अडॉप्टिव इम्यून जो सेल है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से फर्दर और कौन कौन से सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक टाइप का प्रोजेनिटर सेल प्रोड्यूस होता है इस कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से, जिसको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट। तो ये हमारे पास क्या है, माइलोब्लास्ट। ये हो गया हमारे पास माइलोब्लास्ट। ये जो माइलोब्लास्ट है ये डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकता है। उसमें फर्स्ट जो है ब्लड सेल वो है बेजोफिल। तो ये हमारे पास क्या है, बेजोफिल। तो ये जो माइलोब्लास्ट है ये बेजोफिल में कन्वर्ट हो सकता है और इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से होता है। और इसका इम्यून सिस्टम में क्या रोल होता है कि ये मेजरली क्या प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है। और इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है कि इसके अंदर डिफरेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जब इनके ऊपर प्रॉपर एंटीबॉडी आके अटैच होती है, मेजरली जो होती है IgE एंटीबॉडी आके अटैच होगी, तो क्या होगा, इन ग्रैन्यूल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। और हिस्टामिन का क्या रोल होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन काज करवाता है। और इसी बेजोफिल से मिलते जुलते एक और सेल भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैस्ट सेल कहते हैं। तो मोस्टली जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यही कंसिडर करते हैं कि मैस्ट सेल्स जो हैं वो बेजोफिल से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी मिलती जुलती है। इनसे भी क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये मैस्ट सेल जो होते हैं इनका एलर्जिक रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि ये बेजोफिल से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली इन प्रोजेनिटर सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो माइलोब्लास्ट है वो एक और टाइप के सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल कहते हैं। तो जो इयोसिनोफिल होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि इसमें 2 लूब्स होते हैं या बायोलोबुलर स्ट्रक्चर होती है। और ये जो इयोसिनोफिल होते हैं इनका मेजर रोल क्या होता है इम्यून सिस्टम में, ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, यानी पैरासाइट्स की किलिंग करवाते हैं। इसी तरह जो बेजोफिल होते हैं इनका भी कुछ रोल होता है पैरासाइट्स के अगेंस्ट, लेकिन जो मेजरली जो इयोसिनोफिल होते हैं वो पैरासाइट्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो माइलोब्लास्ट हैं ये एक और टाइप के प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल। और ये जो ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल हैं ये 2 टाइप के सेल को प्रोड्यूस करते हैं। एक जो सेल टाइप है उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल है। तो ये ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल जो हैं वो न्यूट्रोफिल को प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये जो होता है न्यूट्रोफिल, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें मल्टीपल लूब्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें 3 लूब्स हैं, और इस तरह कुछ में 4 लूब्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यानी कि 2 to 5 लूब्स इसमें होते हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इसके अंदर काफ़ी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में। तो इस पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर और इसकी जो फंक्शन है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह मैं हर सेल जो है, इम्यून सेल जो है, उस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उन सब वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ कि जब यहाँ पे न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर ही होती है। इसके बाद क्या होता है, ये चले जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर और यहाँ पे ये कुछ घंटों के लिए रहते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं टिश्यू के अंदर और यहाँ पे कुछ दिनों के लिए इनका लाइफ स्पैन होता है और फिर इनकी किलिंग हो जाती है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है या जब कभी कोई इन्फेक्शन होता है या फॉरेन एंटीजन इंटर होता है, तो उस केस में जब अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे ज़्यादा जो सेल रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वो होते हैं न्यूट्रोफिल। और इनकी मूवमेंट आउटसाइड किस तरह से होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसमें मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अक्यूट इन्फ्लेमेशन में डिटेल में बताया था कि किस तरह से इनकी रोलिंग होती है, फिर वहाँ पे एडिशन होती है, फिर आउटसाइड माइग्रेशन होती है और फिर कीमोटैक्सिस होती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो 3 सेल होते हैं बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों की जो क्या होती है मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर होती है।
और इसके बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर चले जाते हैं। तो जब एलर्जिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बेजोफिल आउटसाइड आ जाएंगे टिश्यू में, और जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा तो इओसिनोफिल टिश्यू के अंदर आ जाएंगे। इस तरह जो मैस्ट सेल होते हैं इनकी मैचुरेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर नहीं होती, बल्कि कहाँ पे होती है, जब ये ब्लड वेसल में आ जाते हैं मैस्ट सेल, यहाँ पे भी इनकी मैचुरेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। फिर ये कहाँ पे चले जाते हैं, टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। तो टिश्यू में जब इनके ऊपर प्रॉपर स्टिमुलस मिलेगा इनको, यानी कि इनके ऊपर जब प्रॉपर एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी आके अटैच हो जाएगी, तब इनकी क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, और इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी डीग्रेनुलेशन होगी और वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होगा। तो ये जो 3 सेल हैं, बेजोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों की मैचुरेशन बोन मैरो के अंदर होगी। इसकी मैचुरेशन यहाँ पे नहीं होगी बल्कि टिश्यू में होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनिटर सेल, इससे और कौन सा टाइप का सेल प्रोड्यूस हो सकता है। तो और जो सेल प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मोनोसाइट। तो यहाँ पे ये हो गया मोनोसाइट, तो इससे प्रोडक्शन होगी मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से होगा, और ये जो मोनोसाइट होते हैं ये जब इनकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, तो ये ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में कुछ दिन ये सर्कुलेट करेंगे, और उसके बाद ये चले जाते हैं टिश्यू में। तो जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में, यानी कि जो मोनोसाइट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। तो यहाँ पे टिश्यू में आके ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये हर टिश्यू के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसलन जैसे लिवर के अंदर ये कुफर सेल होते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटेस्टाइनल मैक्रोफेजेस सेल होते हैं। इसके अलावा ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और मेजर इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोनोसाइट जो है उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है तो एक तो इसका साइज बड़ा हो जाता है और उसमें डिफरेंट प्रोजेक्शन आ जाती हैं। तो जब यहाँ पे कोई एक एंटीजन यहाँ पे आएगा या कोई बैक्टीरिया इसके साथ इसका एक्सपोजर होगा, तो ये क्या करते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं मैक्रोफेजेस, और इसकी डाइजेशन करेंगे, और इनसाइड प्रोसेसिंग करके MSC2 की मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये मैक्रोफेजेस। तो इसी वजह से इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। और MSC2 की मदद से जब ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे अडॉप्टिव इम्यून सेल्स जो होते हैं T सेल्स, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो T सेल्स क्या करते हैं, T सेल रिसेप्टर की मदद से इन एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और इन T सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इनेट और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है उनके दरमियान एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद जो माइलोब्लास्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सेल प्रोड्यूस होते हैं जिनका बहुत ही अहम रोल होता है इनेट और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के दरमियान लिंक प्रोड्यूस करना, उनको हम कहते हैं डेंड्रिटिक सेल। तो ये हमारे पास क्या है, डेंड्रिटिक सेल, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से प्रोड्यूस होंगे। तो ये यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे डेंड्रिटिक सेल, ठीक है। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं ये जस्ट कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मोनोसाइट्स होते हैं वो भी डेंड्रिटिक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि या तो इनकी डायरेक्ट प्रोडक्शन होगी माइलोब्लास्ट से और ये कन्वर्ट हो जाएंगे डेंड्रिटिक सेल में, या फिर क्या होगा, मोनोसाइट जो हैं वो डेंड्रिटिक सेल में कन्वर्ट होंगे, या फिर क्या होगा, कॉमन लिम्फॉइड जो प्रोजेनिटर सेल हैं वो भी क्या करेंगे, डेंड्रिटिक सेल को प्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं जब ये बोन मैरो के अंदर होंगे तो ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये इमेच्योर फॉर्म में ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं। तो इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल ब्लड वेसल से अब कहाँ पे आ जाते हैं, इमेच्योर फॉर्म में टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। और मोस्टली टिश्यू में उन जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एंटीजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। मसलन जैसे ये स्किन में ज़्यादा होंगे, नोज़ में होंगे, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे एंटीजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ये डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होंगे, यानी कि जहाँ पे एंटीजन एक्सपोजर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। तो जब ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तो इनकी जो फेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये अपनी सरफेस के ऊपर MSC2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब ये इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। तो जब इनका प्रॉपर किसी एंटीजन या बैक्टीरिया या किसी वायरस के साथ इनकाउंटर होता है तो ये क्या करते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं और इनकी क्या हो जाती है, एक्टिवेशन हो जाती है। और जब इनकी एक्टिवेशन हो जाती है तो अब क्या होगा, इनमें ये नंबर ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अब क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं
तो अब इनकी फेगोसाइटोसिस जो प्रॉपर्टी है वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, MSC2 की मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि MSC2 का एक्सपोजर अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब यहाँ पे MSC2 का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा तो अब ये यहाँ पे मूव करते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है हमारे वहाँ पे ये मूव करते हैं, जैसा कि हो गया स्प्लीन, इसके अलावा लिम्फ नोड, वहाँ पे ये मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो हमारे होते हैं T लिम्फोसाइट वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, MSC2 की मदद से एंटीजन को जब ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया MSC2 और उसकी मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे टू T सेल्स, तो क्या होगा, T सेल्स की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। तो जब T सेल की एक्टिवेशन होगी तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, एक ब्रिज का काम करते हैं इनेट इम्यून सिस्टम और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के दरमियान। ठीक है, तो इसी वजह से जो डेंड्रिटिक सेल हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो अब इन सेल के अलावा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल जो हैं वो कुछ और टाइप के ब्लड सेल को भी प्रोड्यूस करते हैं। उनमें एक जो इम्पॉर्टेंट सेल है वो है मेगाकैरियोसाइट। ये जो मेगाकैरियोसाइट होता है, इनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका डायरेक्ट इम्यून सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी बैक्टीरिया या वायरस को किल नहीं कर रहे होते, बल्कि ये इनडायरेक्टली हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से, मसलन अगर हमारी ब्लड वेसल किसी वजह से रप्चर हो जाती है, मसलन यहाँ पे देखें आप, ये हमारी ब्लड वेसल यहाँ पे रप्चर हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फ़ौरन जो हमारा जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके साथ जो हमारा इनसाइड ब्लड वेसल है उसका एक्सपोजर हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या इजीली जो है वो वायरसेस या बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से रैप्चर होती है ब्लड वेसल, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ पे अकोमोलेट होते हैं और उस एरिया को क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं। तो जब क्लॉटिंग होती है तो अब क्या होगा, आउटसाइड जो है पैथोजन वो एंटर नहीं हो पाएंगे ब्लड वेसल के अंदर। तो इस तरह से ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया या डिफरेंट पैथोजन। इसी तरह कुछ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल जो होते हैं उनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो कॉमन माइलॉइड जो प्रोजेनिटर सेल होते हैं वो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं और इन इरिथ्रोब्लास्ट से क्या प्रोड्यूस होते हैं, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल। तो ये कहाँ पे हमेशा मूव करते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर, और इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टिश्यू के अंदर। तो इनका भी इम्यून सिस्टम के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इनडायरेक्ट किस तरह से होगा, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट सेल हैं, लिविंग सेल, इम्यून सेल्स, इनको क्या है, ATP की ज़रूरत होती है, और हमें पता है कि ATP की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना लाजमी है। तो इसी वजह से ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि ये हमारे जो सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, T सेल, B सेल, वो इफेक्टिवली पैथोजन के साथ कम्बैट कर सकें। तो ये थे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से कौन कौन से सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेल प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं B सेल। तो ये हमारे पास क्या है, B सेल है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल होते हैं वो मोस्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं, अडॉप्टिव इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो होते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल वो इनेट इम्यून सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अडॉप्टिव इम्यून सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, DNA की रीअरेंजमेंट होती है या DNA की मॉडिफिकेशन होती है, ताकि वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर जाके अटैच हो सके। लेकिन जो इनेट इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं उनमें DNA की मॉडिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो जो अडॉप्टिव इम्यून सेल्स होंगे उनमें क्या होगी, DNA की मॉडिफिकेशन होती है, जिसे हम कहते हैं DNA रीअरेंजमेंट। तो जब B सेल प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो के अंदर ही क्या होगा, DNA की रीअरेंजमेंट होगी। लेकिन मैचुरेशन जो है वो B सेल की कंप्लीट बोन मैरो के अंदर नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा, बोन मैरो जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ पे आ जाएंगे, स्प्लीन के अंदर आ जाएंगे, और स्प्लीन के अंदर क्या होगी, B सेल की मैचुरेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे इनकी मैचुरेशन हो जाती है तो ये चले जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर। तो जब वहाँ पे इनको प्रॉपर स्टिमुलस मिलेगा तो अब ये B सेल जो हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल में।
और जो प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं। यहाँ पे इस वजह से मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो किया हुआ है और उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है और इनको हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से और कौन सा इंपॉर्टेंट सेल प्रोड्यूस होता है, वो होता है टी सेल। तो जो टी सेल होता है इसको हम टी सेल इस वजह से कहते हैं कि इसकी मैचुरेशन जो है वो थाइमस के अंदर होती है। और जैसे मैंने बताया था कि जो बी सेल होते हैं इसमें डीएनए की रीअरेंजमेंट जो है, क्योंकि अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल जो होते हैं उनमें डीएनए की रीअरेंजमेंट होनी होती है, तो इसमें डीएनए की रीअरेंजमेंट बोन मैरो के अंदर होती है। लेकिन जो टी सेल की प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, उसमें डीएनए की रीअरेंजमेंट नहीं होगी, बल्कि ये क्या होंगे, इमेच्योर फॉर्म में होंगे। और इमेच्योर फॉर्म से क्या होगा, ये ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, थाइमस में आ जाते हैं, ठीक है। और इस थाइमस के अंदर क्या होती है, डीएनए की रीअरेंजमेंट होती है। अगर आप लोगों ने डिटेल में देखना है कि टी सेल की मैचुरेशन किस तरह से होती है, तो मैंने 3 वीडियो की सीरीज बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो टी सेल होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, और इमेच्योर फॉर्म में ही क्या होते हैं, ब्लड वेसल के थ्रू थाइमस में आते हैं। और थाइमस के अंदर क्या होती है, इनकी मैचुरेशन होती है जिसमें डीएनए रीअरेंजमेंट होती है और इनकी सरफेस के ऊपर टी सेल रिसेप्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जब इनकी मैचुरेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड वेसल के थ्रू अब सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में चले जाते हैं, जहाँ पे जैसा कि स्प्लीन में चले जाएंगे, इसके अलावा लिम्फ नोड में चले जाएंगे और इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। और वहाँ पे जब इनका प्रॉपर स्टिमुलस इनको मिलेगा, जैसे मैंने बताया था कि डेंड्रिटिक सेल क्या करते हैं, MSC2 की मदद से एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो टी सेल होते हैं वो मेजरली 2 टाइप के सेल में प्रोड्यूस होते हैं, एक को हम कहते हैं CD4 सेल और एक को हम कहते हैं CD8 सेल। जो होते हैं CD4 सेल इनको हम हेल्पर टी सेल कहते हैं, और जो CD8 सेल होते हैं इनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। तो जो CD4 सेल होंगे वो MSC2 की मदद से एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो CD8 सेल होते हैं वो MSC1 की मदद से एंटीजन को जो रिप्रेजेंट हो रहा होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेल होता है इंपॉर्टेंट, जो कि कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल। तो जो नेचुरल किलर सेल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगेंस्ट कैंसर इम्यून थेरेपी, क्योंकि ये जो होते हैं नेचुरल किलर सेल ये बहुत इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट कैंसर। और इनकी जो मैचुरेशन होती है वो बोन मैरो के अंदर भी होती है और आउटसाइड बोन मैरो भी होती है, यानी कि टिश्यू के अंदर भी होती है। तो जब ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो इसके बाद ये कहाँ पे जाएंगे, ब्लड वेसल के थ्रू टिश्यू में आ जाते हैं और डिफरेंट जो पैथोजन है, जैसे कि हो गया कैंसर हो गया या इसके अलावा डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस वगैरह, उसको ये किल कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक है ये अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।